हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज का हमारा जो विषय है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है मैक्रो, ये किसने दिया? इनका नाम था रैगनर फ्रिश। ठीक है, इन्होंने माइक्रो और मैक्रो के रूप में इकोनॉमिक सब्जेक्ट को विभाजित किया। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को इन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो में विभक्त करने वाले अर्थशास्त्र का नाम रैगनर फ्रिश। ठीक है, इन्होंने जो माइक्रो का जो अर्थ बताया, माइक्रो शब्द बना हुआ है ग्रीक भाषा के माइक्रो से और ये मैक्रो से, जिनका अर्थ क्रमशः है। देखें तो माइक्रो का अर्थ होता है स्मॉल, सूक्ष्म, और मैक्रो का अर्थ होता है लार्ज। तो माइक्रो के अंतर्गत हम स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स जो होती है, इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन करते हैं, और इसके अंतर्गत एक एग्रीगेट्स का अध्ययन करते हैं लार्ज लेवल पर, एग्रीगेट्स। अब ये बात आती है कि इनका अलग अलग अध्ययन क्यों किया जाता है, माइक्रो और मैक्रो का अलग अलग अध्ययन की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? चलो पहले देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं इनमें क्या करते हैं। जो माइक्रो जो सब्जेक्ट है वो किसी एक वस्तु की कीमत का, किसी एक वस्तु की डिमांड का, ठीक है, किसी एक व्यक्ति की इनकम का, इनका जब भी अध्ययन किया जाएगा तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। लेकिन अगर सभी वस्तुओं की कीमत देखेंगे, यानी प्राइस लेवल, इसको जर्नल प्राइस लेवल बोल देते हैं, या फिर इन्फ्लेशन, ये मैक्रो का पार्ट होगा। ठीक है, सभी वस्तुओं की मांग, सभी वस्तुओं पर जो प्रत्यक्ष जो खर्च किया जाना है उसको मांग ना बोल के एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे, और जो व्यक्तिगत आय है उसकी जगह पे नेशनल इनकम। इन सब चीजों का अध्ययन, नेशनल इनकम का संबंध सीधा एम्प्लॉयमेंट से होता है, तो एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन सब चीजों की यदि बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट है मैक्रो का। ठीक है, अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग किसी एक वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की कीमत, और अन्य जो टोटल जो वस्तुएं हैं जो उत्पादित होती हैं, एन वस्तुएं, उसकी कीमत, उन सब का एग्रीगेट चाहे एवरेज से करो, सॉरी
एवरेज से करो, योग करके करो, ठीक है, या फिर गुणा करके करो। तो क्या हम ऐसे नहीं निकाल सकते कि जनरल प्राइस लेवल यदि निकालना है P, तो हम इन सभी वस्तुओं का जोड़ कर ले, इन सभी वस्तुओं की कीमतों का जोड़ कर ले, या फिर गुणा कर ले, या फिर इनका औसत निकाल ले, तो क्या वो सेम रिजल्ट आएंगे? ऐसा कर सकते थे, लेकिन कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ पहेलियां थी। इस कारण से प्रोफेसर बोल्डिंग ने दो विरोधाभास बताए। यानी कि पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स ही हैं, ये जो पैराडॉक्स बताए गए हैं ये पैराडॉक्स ही हैं जो हमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पृथक पृथक अध्ययन करने हेतु प्रेरित करता है। मतलब अलग अलग अध्ययन करने के लिए इन पैराडॉक्स के द्वारा ही स्पष्ट किया गया कि अलग अलग अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, अलग अध्ययन, अलग अलग स्टडी आवश्यकता है माइक्रो और मैक्रो की। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल पे जो चीजें काम करती है वो आवश्यक नहीं कि समग्र के रूप में भी वैसे ही काम करे। जैसा इन्होंने बताया था, एक तो था पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, इसको हिंदी में लिख लीजिए, बचत का विरोधाभास, बचत का विरोधाभास। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक है, ये कहता है कि यदि सभी इंडिविजुअल अर्थव्यवस्था में, एक देश के अंदर सभी इंडिविजुअल, व्यक्ति ए, व्यक्ति बी, सी, सभी अपनी सेविंग्स मतलब इंडिविजुअल सेविंग को बढ़ाते हैं, तो अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट रूप से एग्रीगेट सेविंग कम हो जाती है। सुनने में थोड़ा अजीब सा है, लेकिन ये विरोधाभास है कि छोटे लेवल पर व्यक्तिगत रूप से काम करने वेरिएबल्स पर जो काम करती है थ्योरी, वो समग्र के रूप में नहीं करेगी। इसको आगे जाके सुलझाया था किन्स ने, जॉन मेनार्ड किन्स ने। ठीक है, चलो इसके बारे में बताता हूं उन्होंने इसके ऊपर क्या स्पष्टीकरण दिया था। देखिए, उन्होंने इसको इस प्रकार, किन्स साहब ने इसको इस प्रकार से बताया था कि व्यक्ति जब सेविंग को कम करते हैं, सेविंग को जब बढ़ाते हैं, इसका अर्थ ये है, सेविंग इंक्रीज करी, Y बराबर कंजप्शन प्लस सेविंग, यानी उन्होंने सेविंग बढ़ाया है
तो निश्चित इन्होंने कंजप्शन कम किया होगा। तो कंजप्शन कम किया है, इसका मतलब एग्रीगेट जो डिमांड है उसका एक हिस्सा कम हो गया है, जिससे कि एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है कंजप्शन से, जिससे इनकम कम हो गई है। इनकम और एम्प्लॉयमेंट एक साथ ही काम करते हैं, ठीक है, ये कम हो गया है। इनकम कम हुई है तो इसका अर्थ क्या हुआ है, C+S ओवरऑल कम हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो जब इनकम कम होगी जो कि C+S थी, ये जो कम हुआ है इसमें से इनकम के कम होने से फिर से सेविंग कम हो जाएगी, ठीक है। चलो मैं इसको और शॉर्ट में आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले y बराबर C+S, इसको ऐसे याद करिए। जब इंडिविजुअल अपनी सेविंग को बढ़ाते हैं तो वो कंजप्शन कम करते हैं। कंजप्शन कम करने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड कम होने से इनकम और एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होते हैं, और इनकम का कम होना इसका मतलब अपनी सेविंग कम होगी। ये जो यहां तक है ये इंडिविजुअल लेवल की बात है कि सेविंग का बढ़ना इंडिविजुअल की कंजप्शन को कम करता है, और सभी इंडिविजुअल जो कंजप्शन कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड, ये नेशनल लेवल और एग्रीगेट्स की चीजें हैं, सब समग्र समष्टिगत जो वेरिएबल है उनकी बात है। तो ओवरऑल जो राष्ट्र की जो सेविंग है वो कम हो जाती है, ठीक है। ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है, बचत का विरोधाभास। यही कारण है कि हमें अलग से मैक्रो थ्योरीज का अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। एक कारण तो हो गया पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, वेज फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा कि हम आगे क्लासिकल में पढ़ेंगे, उन्होंने ये बताया था कि जब भी कोई बेरोजगारी की स्थिति होती है, मंदी का समय है, बेरोजगारी है, तो अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए हम वेज रेट को कम कर देंगे, ठीक है। वेज कम कर देंगे तो एम्प्लॉयमेंट, अधिक लोगों को रोजगार पर रख सकते हैं, ये बात थी, ठीक है। अब देखिए, अब व्यक्तिगत तौर पर ये वहीं तक सही है जब हम किसी एक कंपनी की बात करें, किसी कंपनी की, किसी फैक्ट्री की, किसी एक फर्म की बात करें, वहां तक तो ये सही है। लेकिन यदि देखें कि पूरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें तो वेज यदि कम कर दी जाती है, सभी अधिक वर्कर्स को काम में लगाने के लिए वेज कम कर देते हैं। वेज कम करने से ये जो एक्सप्लेनेशन है ये किन्स साहब के द्वारा दिया गया है, और ये पर्टिकुलरली जो ये चीज थी कि वेज को कम करके हम एम्प्लॉयमेंट को सीधा बढ़ा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा रिलेटेड है पीगू से, AC पीगू साहब से, ठीक है। अब देखिए, वास्तव में ये पीगू और किन्स ये दोनों जो मार्शल साहब हैं, इनके स्टूडेंट थे, किन्स और पीगू, ठीक है, ये भी याद रखिए आप। तो पीगू क्या, ज्यादातर जो मार्शल की चीजें हैं उन्हीं को फॉलो करता है, उन्हीं को आगे बढ़ाता है, और किन्स इसके
अपोजिट चलता है और अन्य नई अवधारणाएं विकसित करता है। तो जो वेज रेट है, यदि वेज रेट कम की जाती है तो क्या पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरे देश में हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा पाएंगे? इसका उत्तर था किन्स के द्वारा नहीं। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उनके द्वारा बताया गया कि जब हम वेज रेट को कम करते हैं, एक मिनट रुकिए आप, हाँ, जब हम वेज रेट को कम करते हैं, देखिए वेज रेट जब कम की जाती है, ठीक है, तो कम करने से वेज रेट ना सिर्फ, किन्स के द्वारा बताया, वेज रेट ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, वेज रेट न केवल वस्तुओं को उत्पादित करने की लागत है, बल्कि वेज रेट क्या है, वेज रेट important, wage rate is important part of aggregate demand। ये बड़ी बात कही थी इन्होंने कि वेज रेट को कम करके आप एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाओगे, जब वेज रेट ही, जब लोगों को वेज ही जब आप कम दोगे तो उनके हाथ में जब इनकम कम आएगी तो वो खर्च कहां पर करेंगे, यानी कि डिमांड क्या करेंगे, तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड ही कम हो गई तो इनकम का लेवल और एम्प्लॉयमेंट का लेवल तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इनकम कम यानी कि एम्प्लॉयमेंट कम, तो ये बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। बिल्कुल ही अपोजिट सिचुएशन हो गई। ठीक है, तो ये दो कारण है मेनली कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अलग से अध्ययन करते हैं। अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैं आपको इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो विकास है उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले देखिए क्लासिकल्स आते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, सबसे पहले जो सिद्धांत है मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में वो है क्लासिकल्स के। तो क्लासिकल्स में अर्थशास्त्रियों की बात करें तो एक तो है एडम स्मिथ साहब, ठीक है, एक रिकार्डो है और एक जेएस मिल है। मैं भी आपको ये थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगले क्लास में मैं आप इसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डेवलपमेंट है उसका अच्छे से डिटेल से हम देखेंगे और फिर रेगुलर उसी हिसाब से हम आगे थ्योरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे इनसे पहले देखें तो ओवरऑल इकोनॉमिक्स में मर्केंटाइलिज्म सिस्टम जो था, मर्केंटाइलाइज सिस्टम ये चलता था। ये क्या है, केवल ट्रेड को ज्यादा भूमिका देता था कि एक राष्ट्र के लिए अच्छा है कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करे इंपोर्ट से। ठीक है, और
दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसी और राष्ट्र को जो एक्सपोर्ट किया गया है उसके बदले में धन ना लेकर गोल्ड और सिल्वर प्राप्त करें। एक देश को शक्तिशाली बनाने का इस सिद्धांत का उद्देश्य था। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए। इसको हिंदी में वणिकवाद बोलते थे, वणिकवाद। फिर मेनली आए क्लासिकल्स। इसको परंपरागत अर्थशास्त्री, परंपरागत अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कुछ अपनी मान्यताएं ली और उन मान्यताओं के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी, यानी कि जो लोग रोजगार चाहते हैं उन सभी को रोजगार मिल जाएगा, यानी कि अनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। वॉलेंट्री हो सकता है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसे फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में कुछ और प्रकार के बेरोजगार की भी स्थिति मिल सकती है, स्ट्रक्चरल वॉलेंट्री। तो उसके बारे में हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जब सिद्धांत आएगा फिलिप्स वक्र में, NRU और NIRU, नायरू और NRU, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसमें देख लेंगे। तो इन्होंने उनका पूरा वो था, रिजल्ट ये था, कुछ मान्यताएं ली गई परफेक्ट कंपटीशन की। ठीक है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, नो गवर्नमेंट, एक नियम था सेका बाजार नियम। इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए इस सिद्धांत का कंक्लूजन ये था कि अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, और जो भी सामान उत्पादित किया जाएगा, जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाएगी, वो समस्त बिक जाएंगी, यानी नो ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो सिद्धांत आया, चलो ये क्लासिकल्स के बारे में आपको आगे और बता दूंगा, अभी तो हम ब्रीफ में देख रहे हैं। इसके बाद जो न्यू क्लासिकल्स थे, न्यू क्लासिकल्स जो थे, इनको नव परंपरागत, इसमें मेनली मार्शल, एक पीगू और कैनन का नाम लिया जाता है। इन न्यू क्लासिकल बेसिकली इन्हीं बातों को रखते हैं जो क्लासिकल्स रखते हैं। ठीक है, पर ये थोड़ा तार्किक रूप से चीजों को रखते हैं, वैज्ञानिक आधारों पर। ठीक है, और इनके समय पर मार्शल, पीगू, मेंजर, वालरा, ये सब, अगर ये तो मार्शल, पीगू, कैनन का देखेंगे तो ये केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में है। ओवरऑल यदि देखें न्यू क्लासिकल्स में तो देखिए मेंजर शामिल है, वालरा, गोसेन और जेवेंस। क्योंकि मैं वालरा, गोसेन और जेवेंस की भूमिका माइक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में ज्यादा है, इसलिए इनका नाम यहां मैंने नहीं लिखा। ठीक है, इनके समय पर सीमांत क्रांति हो गई थी और ये
बात तय हो गई थी कि किसी वस्तु की जो कीमत है, किसी वस्तु की जो कीमत है वह उस वस्तु की में लगाई गई लागत के द्वारा निर्धारित न होकर प्राइस जो है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज नॉट डिपेंड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस वस्तु में आई लागत से निर्भर नहीं करती, बल्कि उस वस्तु का यूज, जो व्यक्ति उस वस्तु को खरीदना चाहता है उसके लिए वह कितनी उपयोगी है या यूटिलिटी देने वाली है। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु की कीमत क्या होगी वो डिपेंड करेगा उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता पर। ये बात कही थी नियो क्लासिकल्स के द्वारा। और नियो क्लासिकल्स बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में उन्हीं बातों को कहते हैं जो कि क्लासिकल्स कह रहे थे, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन और फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति। ठीक है, अब इसके बाद देखें तो आए किन्स साहब। ठीक है, किन्स साहब आए, इन्होंने इन बातों को पलट दिया, जॉन मेनार्ड किन्स ने। उन्होंने कहा कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बताई है वो नहीं होगी। ये 1930 का महामंदी के टाइम ज्यादा सक्रिय हुए थे और ज्यादा फेमस हुए थे ये। और फिर इनके द्वारा दिया गया कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए, यानी कि इन्होंने ओवरऑल राजकोषीय नीति की भूमिकाओं पर जोर दिया। ठीक है, राजकोषीय नीति की भूमिका, फिजिकल पॉलिसी को इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, यानी कि इनका मुख्य उद्देश्य एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना। उनके द्वारा यह कहा गया कि एग्रीगेट सप्लाई कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, जो कि क्लासिकल्स ने एग्रीगेट सप्लाई पर अधिक जोर दिया था कि एग्रीगेट सप्लाई यदि बढ़ेगी, यानी कि सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड बोला था क्लासिकल ने। ठीक है, इन्होंने कहा कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, आप तो डिमांड पर जोर दीजिए। तो डिमांड किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है मंदी की अवस्था में? सरकार यदि खर्च करे, सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दे अपना, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और एग्रीगेट सप्लाई की कोई समस्या ही नहीं बताई थी किन्स ने। ठीक है, तो किन्स का पूरा जो रोल था वो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर था और उन्होंने एग्रीगेट सप्लाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया। तो हम आगे के लेक्चर में ये देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि, अभी मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं, डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार से, एक तो इनका तुलनात्मक कर लेंगे अगले लेक्चर में हम तुलनात्मक देख लेंगे। ठीक है, और इनके जो क्लासिकल जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के और बचे हुए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के संबंध में जो डेवलपमेंट हुआ है वो देख लेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र का विकास हुआ है। तब तक के लिए गुड बाय।